तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आपका अभिनव कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हमारी जो क्लासें चल रही थी वो भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति जो हमारा टॉपिक था वो चल रहा था। अब तक हमने राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद पढ़ लिए थे और साथ ही साथ हमने राष्ट्रपति से जो राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त है उनमें हमने कार्यपालिका शक्तियों का अध्ययन अपनी दूसरी क्लास के अंतर्गत कर लिया था। आज हमारी राष्ट्रपति से संबंधित जो तीसरी क्लास है उसमें हम राष्ट्रपति की जो बाकी शक्तियां बचती है, जिसमें कार्यपालिका के बाद में विधायी, न्यायिक और उसके बाद में आपातकालीन शक्तियां हैं और उसके जो कार्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों की रहने वाली है। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और हमारा टॉपिक रहने वाला है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के अधीन हमने पहली जो क्लास ली थी उसमें हमने कुछ अनुच्छेद पढ़े थे, उसके बाद में हमने शक्तियां पढ़ी थी जिसमें कार्यपालिका शक्तियों का हमने चर्चा कर ली थी या उनके ऊपर अध्ययन कर लिया था। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो क्लास रहने वाली है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको कार्यपालिका शक्तियों के अंदर एक बार बता दूं कि कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत जितनी राष्ट्रपति नियुक्तियां करता है वो कार्यपालिका शक्तियों के अधीन आती है। चाहे वो मंत्री और संघ के मंत्री और दूसरे प्रशासक नियुक्त करता है उनके बारे में, चाहे वो भारत के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है इनके न्यायालयों के अंदर जो न्यायाधीश नियुक्त करता है उनकी नियुक्ति आती है। और उसके बाद में जो संसद के समावेशन पे या न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर जिन पदाधिकारियों को हटाने का काम करता है वो भी कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत आता है। ये हमने एक चार्ट के माध्यम से पढ़ा था। और आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो क्लास रहने वाली है राष्ट्रपति के अंदर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से रिलेटेड उसकी विधायी शक्तियां। यहां लिख देता हूं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कि जो भारत की संसद है उसको किस प्रकार राष्ट्रपति प्रभावित करता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। आर्टिकल जब 79 का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर 3 बातें लिखी गई है। उसके अंतर्गत लिखा गया है कि सरकार का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से होगा। 79 आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 79 ये कहता है कि भारत की एक संसद होगी जिसका निर्माण क्या होगा, संसद के बारे में लिखा गया। और संसद के कितने अंग माने गए हैं? संसद के 3 अंग माने गए हैं। एक माना गया है राष्ट्रपति, एक 2 जो सदन है संसद के, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये 3 अंग है भारत की संसद के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत हमने ये पढ़ना है कि जो राष्ट्रपति है वो किस प्रकार विधायी शक्तियों के माध्यम से भारत की संसद को प्रभावित करता है। तो ये 79 के अंतर्गत दिया गया है। तो 79 के बाद में जब अगर हम आर्टिकल 80 को पढ़ें, 80 के अंदर 3 के अंदर क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और जो क्या हो, ऐसे 4 विषय दे रखे हैं जिनके अंदर जो एक्सपर्ट लोग हैं, विषय विशेषज्ञ लोग हैं, उनको वो मनोनीत करता है सदन के, राज्यसभा के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत दे रखा है साहित्य, पहला दे रखा है साहित्य, फिर दे रखा है विज्ञान, और फिर दे रखा है कला, और बाद में दे रखा है समाज सेवा। ये 4 शब्द दिए गए हैं और क्रम यही रहने वाला है। उसका क्रम यही है कि राज्य की, यानी कि राज्य क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के अंदर जो विशेष योग्यता रखने वाले लोग हैं उनको क्या करेगा, राज्यसभा के अंदर मनोनीत करने का काम करेगा। यानी कि कुछ ऐसे सदस्य आएंगे जो क्या करते हैं, दलगत नीति या भारतीय राजनीति, जो राजनीतिक दलों की नीति है, इनके अंदर इंटरेस्ट नहीं रखते।
तो अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो विशेषज्ञ हैं और सदन को उनकी जरूरत है और लेकिन वो चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते, तो ऐसा प्रावधान किया गया ताकि राष्ट्रपति क्या करेगा, उनको सदन में बुला लेगा और बुलाने का काम करेगा। वो किसके माध्यम से, या तो वो साहित्य के अंदर एक्सपर्ट हो, विज्ञान के अंदर हो, कला हो या समाज सेवा हो। इसके साथ साथ एक आर्टिकल और था जिसमें लोकसभा से 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, वो अब वर्तमान में नहीं है, तो उनको हम नहीं पढ़ने वाले। केवल इतना याद रखना है कि वर्तमान में एंग्लो इंडियन जो भारत की संसद के अंतर्गत लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे, राष्ट्रपति मनोनीत करता था, वो वर्तमान में प्रावधान नहीं है, उसको हटा दिया गया है। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा उनको समाप्त कर दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे आगे। थोड़ा हमने आर्टिकल 85 के बारे में कल चर्चा कर ली थी। क्या था कि संसद का सत्र आहूत करना, संसद का सत्र आहूत करना, आहूत करने के बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी, जिसमें यह कहा गया था कि सत्र आहूत करने का मतलब होता है कि सत्र को बुलाना, आहूत करना सत्रावसान यानी कि सत्र की समाप्ति करना, सत्रावसान करना, और एक लिखा था लोकसभा का विघटन करना, वह लोकसभा का विघटन करना। ये 3 बातें लिखी थी। कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? लोकसभा का विघटन, और ये लिखा गया है आर्टिकल 85 के अंतर्गत। आर्टिकल 85 में ये 3 बातें लिखी गई है। आर्टिकल 85 में 3 बातें लिखी गई है। और 3 बातों का अर्थ यह है, सत्र आहूत करने का मतलब होता है सत्र बुलाना। क्या मतलब होता है? सत्र को बुलाना। और सत्रावसान का मतलब होता है सत्र को समाप्त करना, सत्र समाप्त करना। और विघटन करने का मतलब होता है, आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में राष्ट्रपति लोकसभा को विघटन यानी भंग कर देता है, ऐसा अधिकार दिया गया है आर्टिकल 85 के अंतर्गत। और लोकसभा या संसद का सत्र बुला लेता है, उसके बाद में उसका सत्र चलता है, चलने के बाद में जो काम हो जाते हैं तो उसके बाद में उस सत्र को समाप्त करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति अपने अभिभाषण के माध्यम से करता है। ये हमने पढ़ लिया था आर्टिकल 85 को। अब अपने चलते हैं संसद को संदेश भेजना, संसद को संदेश भेजना व अभिभाषित करना। यह दिया गया है आर्टिकल 86 के अंतर। संदेश भेजने का मतलब क्या होता है कि जब राष्ट्रपति को लगता है कि कोई ऐसा विषय है जिसके ऊपर सदन के अंतर्गत कोई विधेयक तो लाया गया लेकिन उसके बाद में उसके ऊपर चर्चा नहीं की गई, उसके ऊपर उसको संदेश भेजने का काम करना है कि वो क्या करेगा, उसका ध्यान आकर्षित करेगा और संसद को याद दिलाएगा कि ऐसा कोई विधेयक वहां लाया गया था जिसके ऊपर चर्चा नहीं की गई, और ऐसा जो काम करेगा वो संदेश के माध्यम से करता है, जो कहां दिया गया है? आर्टिकल 86 में दिया गया है। और वो किसी भी सदन को क्या कर सकता है? अभिभाषित कर सकता है, उसके समक्ष भाषण दे सकता है, वो कभी भी भाषण दे सकता है सदन में जाके, वो दिया गया है आर्टिकल 86 के अंतर्गत। अब देखो, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, यहां से थोड़े क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण का मतलब क्या है बताएंगे? यह दिया गया है आर्टिकल 87 के अंतर्गत। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 87 या अनुच्छेद 87 में दिया गया है। विशेष का मतलब है कि विशेष परिस्थितियों में वो राष्ट्रपति अवश्य ही उसको संबोधित करेगा। और ये विशेष परिस्थितियां कौन कौन सी है? विशेष परिस्थितियों के अंदर अगर मान लो कि संसद के पुनर्गठन के बाद प्रथम सत्र को, एक तो बात कही गई कि जो संसद पुनर्गठित होगी, जैसे मान लो आम चुनाव हुए और आम चुनाव होने के बाद में संसद पहली बार बैठने जा रही है, संवैध रूप से दोनों का
पुनर्गठन हो गया, यानी कि लोकसभा चुन के आ गई और लोकसभा चुनने के बाद में सरकार बन गई, मंत्रियों ने शपथ ले ली और उसके बाद में संसद का क्या चलने जा रहा है, सत्र जा रहा है और वो सत्र है पहला। तो उसको वो विशेष क्या करेगा, मुख्य रूप से, यानी कि उसको अनिवार्य कहा गया कि इसको अवश्य क्या करेगा, वो अभिभाषण करेगा, उसके अभिभाषण से ही सत्र शुरू होगा। और क्या होगा, प्रथम सत्र वह वर्ष के, या ऐसे लिखो प्रत्येक वर्ष के, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम स्तर को क्या करेगा, अवश्य अभिभाषित करेगा। वो ये उसको कहा गया कि उसको भाषण देना अनिवार्य है, अभिभाषित करेगा। विशेष परिस्थितियां हो गई, ऊपर में विशेष का वर्णन नहीं है लेकिन इसमें विशेष है। विशेष ये है कि संसद का पुनर्गठन हो, और यहां क्या लिखा गया है, यहां एक संवेद शब्द लिखा गया, संवेद रूप से, मूल शब्दावली है वो संवेद है। संवेद का मतलब, यहां अगर इंग्लिश शब्दावली की बात करें तो यहां लिखा है असेंबल्ड टुगेदर, शब्दावली इंपॉर्टेंट है, असेंबल्ड टुगेदर, ये याद रखना आप लोग। शब्दावली क्या है, संवेद रूप से अवश्य संवेद हो, यानी कि उनका दोनों सदन एक साथ बैठे तो उसको संवेद कहा जाएगा। और इंग्लिश में शब्दावली है वो क्या दी गई है, शब्दावली दी गई है असेंबल्ड टुगेदर, तो उसको क्या करेगा, वो अवश्य अभिभाषित करेगा। यानी कि सामान्यतः प्रथम वर्ष, यानी कि प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र होता है या अधिवेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य रूप से अगर उसको सामान्य रूप से बात करें तो वो क्या होता है, वो होता है बजट काल उसका, या बजट सत्र कह सकते हैं आपको, बजट सत्र। क्योंकि फरवरी माह में, प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह में संसद यानी कि लोकसभा का होता है वो सत्र, और उसको कहते हैं सामान्य भाषा में बजट, क्योंकि उस दौरान सरकार क्या करती है, बजट रखती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार जैसे ही पुनर्गठित हुई उसके बाद में आप लोग जब किसी भी आप एमपी की स्पीच सुनेंगे तो वो सबसे पहले यही कहेगा कि धन्यवाद स्पीकर महोदय कि आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण के स्वरूप समय दिया, यानी उसके बोलने के लिए समय दिया। तो उसने क्या शब्दावली यूज की, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद के रूप में, यानी राष्ट्रपति ने एक अभिभाषित कर दिया, उसके बाद में बाकी जो एमपी हैं उनको बारी बारी से अपने अपने वक्तव्य का ध्यान दिया गया, या वो अपने वक्तव्य देंगे कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं सदन को। ठीक है, तो ये दिया गया है कहां, आर्टिकल 87 के अंतर्गत। अब देखो ये काम हो गया, इसके अलावा और क्या विधायी शक्तियां हैं उसके पास में, तो एक वो आर्टिकल 99 के अंतर्गत क्या करता है, आर्टिकल 99 में क्या दिया गया है, छोटा सा आर्टिकल है, आर्टिकल 99 में दिया गया है कि राष्ट्रपति स्वयं अथवा उसके द्वारा नियुक्त सदस्य क्या करेगा, सदन के पदाधिकारियों को मूल शब्दावली देखो, पदाधिकारियों को अनुसूची 3 के तहत क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा, अनुसूची 3 के तहत शपथ या प्रतिज्ञान दिलाएगा। तो शपथ दिलाने का जो काम करता है कौन, मूल शब्दावली तो प्रोटेम स्पीकर नहीं दी गई, लेकिन उसको सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, वो प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। तो उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, उसका काम होता है कि जो राष्ट्रपति काम करता है, नियुक्ति करने के लिए जो शपथ दिलाई जाती है वो कौन दिलाता है, उसके बाद में राष्ट्रपति स्वयं ना दिलाकर प्रोटेम स्पीकर है वो ये काम करता है। उसके बाद में राष्ट्रपति का काम क्या है, तो उसके बाद में राष्ट्रपति का काम है संयुक्त बैठक बुलाना। क्या करना, संयुक्त बैठक बुलाना। देखो वहां आप लोगों ने शब्दावली पढ़ी होगी संवेद रूप से, तो यहां संयुक्त बैठक बुलाना वो कब बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है आर्टिकल 108 के तहत। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 108। और ये कब बुलाई जाती है, जब किसी साधारण विधेयक पर, 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 जब किसी साधा
साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदन क्या हो, दोनों सदनों में असहमति हो। मूल शब्द भी असहमति दिया गया है, असहमति हो, यानी कि कोई एक बिल लाया गया, साधारण बिल है, और उसके ऊपर राज्यसभा में पहले लाया गया, चाहे लोकसभा में लाया गया, किसी भी सदन में लाया जा सकता है साधारण विधेयक। राज्यसभा ने वोटिंग करके और उसको लोकसभा में भेज दिया, और लोकसभा उसके ऊपर तैयार नहीं है, यानी उसकी शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये मैं विधेयक पास करने वाली नहीं हूं, ऐसा कह दे लोकसभा। दोनों के बीच में मतभेद हो गया, तो तब क्या करता है, राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत बुलाता है संसद की संयुक्त बैठक। और यहां जो शब्दावली दी गई है संयुक्त बैठक के लिए, वो दी गई है जॉइंट सिटिंग। इंपॉर्टेंट है, शब्दावली क्या दी गई है, जॉइंट सिटिंग। एग्जाम में अब इस बार जो क्वेश्चन बनते हैं जो परीक्षाओं में, उनमें इन शब्दावलियों को लेके बहुत बार क्वेश्चन कंफ्यूज पैदा करते हैं। कहीं जॉइंट सिटिंग देके समेत अधिवेशन, तो ब्रैकेट में वो शब्दावली को मिलाने वाले क्वेश्चन डाल सकता है आपके। तो यहाँ जॉइंट सिटिंग का मतलब है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर। अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष जिसको स्पीकर कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा। और अध्यक्षता किस आर्टिकल के तहत करता है, अध्यक्षता करने का जो काम है वो आर्टिकल 118 में दिया गया है। बराबर आर्टिकल सभी को मैं साथ लेके चल रहा हूं कि कहां क्या कुछ दिया है, ताकि आप लोगों के कंफ्यूजन पैदा ना हो। कहीं आप लोग ये पढ़ लो कि संयुक्त बैठक बुलाना आर्टिकल 108 और उसी की अध्यक्षता दी गई है कहां, लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, ये दिया गया है। लेकिन नहीं, आर्टिकल 118 में कहा गया है कि जो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, स्पीकर करेगा। ये आर्टिकल 118 में दिया गया है। और आर्टिकल 108 में यह दिया गया है कि जब किसी विधेयक पे दोनों के बीच में असहमति है तो दोनों का समवेत या संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। ये आर्टिकल 108 में दिया गया। समझ आ गया इतना। नेक्स्ट, और क्या विधायी शक्तियां हैं उसके पास में। अब पढ़ते हैं अपने कि संसद द्वारा भेजे गए विधेयकों पर स्वीकृति, कानून कब बनता है, कानून बनता है जब सदन पास करके और कोई बिल कहां भेज दे, बिल राष्ट्रपति के साइन के लिए भेज देती है, तब वो साइन करने के बाद में क्या बन जाता है, साइन करने के बाद में बन जाता है कानून। ये कहा गया है भारत के संविधान के अंदर कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ये है। जैसे मान लो कोई बिल यहां लाया गया लोकसभा के अंतर्गत, यहां मैं लिख देता हूं बिल कहां लाया गया, बिल लाया गया लोकसभा के अंतर्गत। यहां बिल लाया गया, फिर उसको यहां से पारित कर दिया, यहां गया राज्यसभा में, और राज्यसभा के बाद में यह जाता है कहां, यह जाता है राष्ट्रपति के पास। बिल्कुल शरीर से करवा रहे हैं, राष्ट्रपति के पास में जाता है। अब राष्ट्रपति के पास में उस बिल को लेके दो ऑप्शन है, या तो वो उस बिल के ऊपर सहमति दे दे, अगर उसने सहमति दे दी तब तो वो बिल बन जाएगा कानून, और अगर सहमति नहीं दी तो वो बिल के पास में, अब राष्ट्रपति बिल के ऊपर अगर असहमति जताता है तब उसके ऊपर तीन ऑप्शन बन जाते हैं। यहां वहां वो वीटो यूज करता है, जिसको साधारण भाषा में क्या कहते हैं, वीटो कहते हैं। वो वीटो तीन प्रकार की है। राष्ट्रपति के पास में ऑप्शन दो है, या तो ना करे या हाँ करे। लेकिन अगर ना करता है तो उसके पास में तीन आधार पे ना करना है। क्या क्या आधार है वो दिया गया है, देखो इसको पढ़ते हैं अपने। राष्ट्रपति के पास में बिल गया, बिल के ऊपर उसने साइन नहीं किए, हस्ताक्षर ना करने के बाद में उसके ऊपर क्या क्या बचते हैं, उसके पास में तीन वीटो बचती हैं। वीटो मूलतः शब्दावली तो नहीं दी गई है, हस्ताक्षर नहीं करेगा, नहीं करने पर। भारत के राष्ट्रपति को कितनी
3 शक्तियां दी गई है उसके पास, 3 वीटो पावर है। कौन कौन सी? पहली दे रखी है निरपेक्ष वीटो, इंग्लिश में दिया गया है एब्सोल्यूट वीटो। इंग्लिश शब्दावली ही याद रखना आप लोग, एब्सोल्यूट वीटो। दूसरी दे रखी है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। और तीसरी दे रखी है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो बोलते हैं इसको, पॉकेट या जेबी वीटो। इंग्लिश में इसका नाम पॉकेट वीटो। और ये तीनों ही भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त है। एक वीटो और होती है जो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। जब सदन क्या करता है, किसी एक बिल को 3/4 बहुमत से कोई बिल पास करके भेज दे तो उसके ऊपर उसको अवश्य साइन करने पड़ते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के पास में कितनी वीटो पावर है? तो 3 वीटो पावर है, निरपेक्ष वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। ये वीटो क्या है, थोड़ी चर्चा करते हैं इनके ऊपर। पहला शब्द दिया गया है निरपेक्ष वीटो। क्या दिया गया है? निरपेक्ष वीटो दिया गया। इंग्लिश में दिया गया है एब्सोल्यूट वीटो। जैसे राष्ट्रपति के पास में कोई बिल आया और बिल पर क्या कर दिए, बिल पर हस्ताक्षर नहीं करना, यह क्या कहलाता है? यह एब्सोल्यूट वीटो कहलाता है। यानी उसने बिल्कुल ही क्या कर दिया, मना कर दिया, उसने हस्ताक्षर, बिल पर हस्ताक्षर नहीं करना। ये कौन कौन से हैं जहां वो राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है? तो ये जब कोई सदन का निजी बिल प्रस्तुत करता है, कोई मंत्री तो होता नहीं क्योंकि सदस्य बिल प्रस्तुत करते हैं, सरकार का जो कोई मंत्री है तो वो क्या करेगा, निजी, या यहां मैं लिख देता हूं प्राइवेट बिल, ठीक है। या क्या करता है कि वो राज्यपाल जब आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल द्वारा भेजे गए बिल, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक, तो ऐसे विधेयकों पर क्या करता है, ऐसे विधेयकों पर राष्ट्रपति इस शक्ति का या इस वीटो का उपयोग कर सकता है। उपयोग कर सकता है, ठीक है। एक बार राजेंद्र प्रसाद ने इसका उपयोग किया था, उसके बाद में इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि जो निजी बिल होते हैं, जो प्राइवेट बिल होते हैं, जिसका कौन प्रस्तुत करता है, सदन का कोई भी एक सदस्य प्रस्तुत कर सकता है जो एमपी है। और एक सदस्य बिल होते हैं, निजी बिलों को इतनी कोई मतलब उनको वजूहत नहीं दी जाती या उनके ऊपर कोई ज्यादा चर्चा नहीं की जाती, या तो वो सदन में ही लटक जाते हैं। अगर पास हो भी गया तो राष्ट्रपति ऐसे बिलों पर साइन करने के लिए अपनी मर्जी का इस्तेमाल कर सकता है, उसके ऊपर साइन करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। ये वीटो है एब्सोल्यूट वीटो। दूसरी दे रखी है निलंबनकारी वीटो। कौन सी वीटो दे रखी है? जिसका नाम है निलंबनकारी वीटो। इंग्लिश में इसका नाम है सस्पेंसिव। नाम से ही पता लगता है सस्पेंसिव, यानी कि सस्पेंस कर देना। सस्पेंस का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए देरी कर देना। जब जैसे मान लो
किसी बिल को राष्ट्रपति सदन या यहां लिख दो आप लोग संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। शब्दावली इंपॉर्टेंट है, क्या दिया गया है? पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यानी बिल आया और उसने कहा कि एक बार आप इसके ऊपर पुनर्विचार करो, एक बार और आप लोग सोचो इसके ऊपर, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो यहां जो वीटो यूज करता है वो कौन सी वीटो कहलाती है? वो वीटो कहलाती है सस्पेंसिव या निलंबनकारी वीटो। लेकिन एक चीज आपने यहां ध्यान देनी है कि निलंबनकारी वीटो है, अगर इसने एक बार इस्तेमाल कर लिया तो वो केवल और केवल एक ही बार इस्तेमाल कर सकता है, यानी केवल एक बार ही उपयोग में ले सकता है वो। यानी अगर सदन ने वही बिल पूर्णतः वैसा ही जैसा उसने पहले भेजा था वैसा ही वापस राष्ट्रपति के पटल पे भेज दे तो इस बार राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, क्योंकि निलंबनकारी वीटो केवल एक बार ही उपयोग में ली जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। ये हो गई निलंबनकारी वीटो। सॉरी, समझ आया आपको? इतना दो तरह की वीटो पड़ी, एक निरपेक्ष वीटो कि उसको वो पूर्णतः मना करने के लिए दी जाती है, और एक होती है कि राष्ट्रपति के पास में कोई बिल आया और उसने उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया संसद को, तो उसको कहते हैं निलंबनकारी वीटो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने पॉकेट वीटो, जो कब चर्चा में आई थी? पॉकेट वीटो चर्चा में आई थी ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। ज्ञानी जैल सिंह द्वारा इसका उपयोग किया गया था जब डाकघर बिल रखा गया था। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि राष्ट्रपति ने क्या किया? राष्ट्रपति किसी विधेयक पर या बिल पर कोई प्रतिक्रिया ना दे, नाम पड़ गया ऐसा इसका, कोई प्रतिक्रिया ना दे, तो कौन सी वीटो कहलाती है? वो वीटो कहलाती है पॉकेट वीटो। ऐसा मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति ने उसको अपनी जेब में डाल लिया। जैसे बिल आया राष्ट्रपति के पास में, जरूरी तो नहीं उसने अपनी पॉकेट में डाला और उसने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। तो राष्ट्रपति उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, वो बिल जैसा है वैसा का वैसा पड़ा रहता है, तो ऐसी जो वीटो यूज की जाती है उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। और ये ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा कब यूज की गई थी? डाकघर अधिनियम ऐसा कहा था कि जब डाकघर वालों के लिए कि वो किसी एक जो पत्र भेजा जाता है किसी दूसरे के द्वारा, तो वो उसको खोलकर पढ़ सकते हैं, तो ये तो किसी की गोपनीयता को एक तरह से भंग करने का मामला था। तो ऐसी जो बिल आया था उसके ऊपर उन्होंने साइन करने नहीं किए और एक मर्यादा बचाई थी भारत के गोपनीयता को मामले को लेकर। अब ये तो हो गई अपनी विधायी शक्तियों के अंतर्गत उसको जो शक्तियां प्राप्त है वो, और क्या क्या शक्तियां प्राप्त है उसके अंतर्गत, तो ये अपनी विधायी शक्तियों में इसके पास में इतनी शक्तियां हैं जिसका हमने अध्ययन कर लिया है। देखें क्या कुछ पढ़ा है अपने। संसद के द्वारा भेजे गए विधेयक, सदन के पदाधिकारियों में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, संसद का सत्र बुलाना और पॉकेट वीटो वगैरह यूज करना। अब अपने विधायी शक्तियों को पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। कौन सी? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों का मतलब क्या है कि ऐसी शक्तियां जो राष्ट्रपति को न्यायालय से रिलेटेड मिलती है। कुछ एक किताबों में जो राष्ट्रपति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है उनको न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत पढ़ा दिया जाता है, लेकिन वो सरासर गलत है। आप लोगों ने ध्यान देना है, न्यायिक शक्तियों में वह शक्तियां नहीं पढ़ाई जाती जहां जिन किसी की भी वो नियुक्ति करता है
जो राजदूत है उनको छोड़ के वो सारी नियुक्तियां किसके अधीन आती है, वो कार्यपालिका शक्तियों के अधीन आती है। इसमें क्या कुछ है, तो इसमें पहली तो है समाधान की शक्ति। समाधान की शक्ति ये कहां दी गई है, ये दी गई है आर्टिकल 72 में दी गई। ये राष्ट्रपति कब यूज करता है, जब किसी व्यक्ति को कोई सजा दे दी और वो अपनी अंतिम पिटीशन है वो किसके पास में दायर कर सकता है, राष्ट्रपति के पास में दायर करता है कि मेरे को समाधान दो। तो राष्ट्रपति के पास में ऐसी जो अर्जी आती है उसके ऊपर उसके पास में कितने विकल्प होते हैं, तो 5 विकल्प होते हैं उसके पास में, 5 विकल्प हैं उसके पास। कौन कौन से, पहला अगर बात करें तो समाधान, इंग्लिश शब्दावली पैड ऑन। उसके बाद में है उसका लघुकरण जिसको बोलते हैं कम्यूट। उसके बाद में है परिहार जिसको बोलते हैं रिम्यूट, और 4 नंबर पे है उसके पास में विराम। ये रेस्प्राइट्स, और एक है उसके पास में, इसको बोलेंगे अपने परविलंबन। ये है इसके पास 5 विकल्प। अब देखो इनका अर्थ क्या है। पहली का तो है पूर्णतः दोष मुक्त कर देना, समाधान कर देना मतलब पूर्णतः दोष मुक्त, कोई दोष किया ही नहीं उसने, यानी ऐसी स्थिति में आ गया जो जब वो उसने दोष न करने की स्थिति में था, पूर्णतः दोष मुक्त कर देना। लघुकरण का मतलब है कि उसकी प्रकृति बदल देना, प्रकृति बदल दी, किसकी बदल दी, यानी उसकी जो सजा दी गई थी, जैसे उसको आजीवन कारावास दिया गया था, एग्जाम्पल के लिए आजीवन को किस में बदल देना, आजीवन को 10 साल में बदल देना, 10 साल कैद में बदल देना, 10 वर्ष कैद कर देना, कैद की सजा देना, ये हो गया, ठीक है। और परिहार में क्या होता है, प्रकृति नहीं बदली जाती, प्रकृति नहीं बदलना, बल्कि जो सजा है उसको क्या कर देना, सजा को कम करना। जैसे किसी को क्या था, 10 साल की सजा दी गई थी तो उसको कम कर देना, उसके सजा में 2-4 साल का सेंसेशन कर देना, वो कहलाता है। विराम का मतलब क्या होता है, विशेष स्थितियों में क्या करना, जब कोई विशेष स्थिति आ जाए, विशेष परिस्थितियों में क्षमा करना या कम करना, विशेष स्थितियों में कम करना। यह क्या होती है, यानी कि यह जब कोई गर्भवती महिला है उसके बारे में हो सकता है और कोई विशेष कंडीशन आ गई तब ऐसा हो सकता है। परिलंबन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से अस्थायी रोक लगा देना, अस्थायी रोक लगा देना कुछ समय के लिए। ये 5 प्रकार के विकल्प हैं। कुछ समय के लिए जब अस्थायी रोक लग जाती है तो उसको बोलते हैं परिलंबन यानी रिप्राइव्स, ठीक है। ये 5 प्रकार की उसके पास में समाधान की शक्ति है, लेकिन ये समाधान की शक्ति उसके सविवेक पर निर्भर नहीं है, सविवेक पर नहीं है। पहली बात तो ये याद रखनी है आप लोग, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन एक चीज नोट करनी है आपको, एक तो उसके सविवेक पे नहीं है, और दूसरी कैसे विषयों के ऊपर, तो वो संघ सूची के विषयों पर ही ऐसा कर सकता है, संघ सूची के विषयों, ये याद रखनी है आपको। और क्या देना है, और याद रखना है आपको कि ये मंत्री परिषद की सलाह पे ऐसा कर सकता है, मंत्री परिषद की सलाह पर ये इसका उपयोग कर सकता है। दूसरा, अगर मूल माने तो मूलतः किसके पास में रहती है, मूलतः ये
उसको क्या बोलते हैं, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के पास में रहती है। गृह मंत्री के पास। गृह मंत्रालय के अधीन। ये चीजें याद रखनी है आपको। आर्टिकल 72 का उपयोग वो सविवेक से नहीं करता, मंत्रिपरिषद की सलाह के पास रहती है, और मूलतः है वो ऐसी सलाह कौन देता है, वो होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट देता है। ये याद रखना है आपको आर्टिकल 72। अब पढ़ते हैं न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से जो क्या मांगता है राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। कौन से आर्टिकल में दी गई है, वो दिया गया है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 का एक नंबर क्या कहता है, आर्टिकल 143 एक कहता है कि किसी विधि पर संशय पैदा होने पर, विधि या विषय के ऊपर अथवा किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर, महत्व क्या हो, सार्वजनिक, सार्वजनिक महत्व के विषय पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ठीक है, और अब बताओ इसकी सलाह, जब राष्ट्रपति उससे सलाह मांगेगा तो वो सलाह देने के लिए बाध्य है अथवा नहीं, तो जो आर्टिकल 143 एक के तहत सलाह मांगेगा, सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। दे तो दे, नहीं तो नहीं दे। कौन बाध्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दी तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए भी बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। एग्जाम में यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन उठते हैं इन लाइनों से, कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है नहीं है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है कि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह सुप्रीम कोर्ट द्वारा देने के लिए बाध्यकारी है, दूसरे में लिख दिया सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। तो दोनों ही ऑप्शन क्या है, गलत थे, और तीसरे ऑप्शन में दिया गया था इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन आया था वहां एग्जाम में। अब देखो ये तो था 143 एक, अब 143 के 2 में क्या दिया गया है, 143 2 में दिया गया है कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 के पूर्व के विषय पे सलाह मांग सकता है। वो कौन मांग सकता है, राष्ट्रपति। अब बताओ इसमें क्या कंडीशन लागू होगी, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्यकारी है, यानी उसको अब सलाह देनी ही पड़ेगी, क्योंकि विषय ही ऐसा आ गया ना, सलाह देने को बाध्यकारी है। और अब जो सलाह जाएगी राष्ट्रपति के पास में, इसको भी वो मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, इसको भी राष्ट्रपति या यह राष्ट्रपति मानने को बाध्यकारी नहीं है।
राष्ट्रपति पे दोनों ही कंडीशन में बाध्यकारी नहीं है, लेकिन एक कंडीशन में, नीचे वाली कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यह सलाह बाध्यकारी हो जाती है जब वो 26 जनवरी 1950 के किसी पूर्व की संधि या विषय पे क्या मांगता है, राष्ट्रपति सलाह मांगता है, तो तब उसके लिए यह बाध्यकारी हो जाती है। तो ये होगी उसकी न्यायिक शक्तियां। ठीक है, अब चलते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के ऊपर। न्यायिक शक्तियों में हमने 2 प्रकार की शक्तियां पढ़ ली थी, अब तीसरा पढ़ते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। कोई भी धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये देख लो आप लोग, कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना सदन में नहीं रखा जाएगा, लोकसभा में रखा जाता है। तो इसके ऊपर, धन विधेयक के ऊपर उसकी सहमति जरूरी है, धन विधेयक पर सहमति जरूरी है, उसकी पूर्व सहमति से ही इसको सदन में रखा जाता है, आवश्यक। ये वित्त विधेयक हमने पढ़ा था आर्टिकल 112 के तहत। और धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है, आर्टिकल, परिभाषा कहां दे रखी है, तो परिभाषा दे रखी है आर्टिकल 110 में दे रखी है। ठीक है, ये वित्त विधेयक से संबंधित हो गया। दूसरा हो गया कि जो सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, सीएजी की रिपोर्ट कहां रखता है वो, सीएजी की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। सीएजी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उसको संसद के समक्ष कौन रखता है, राष्ट्रपति रखता है। ये उसकी कैसी शक्ति है, ये उसकी वित्तीय शक्तियों के अधीन आती है। एक क्या करता है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में, 5 वर्ष बाद में वो क्या करता है, 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की स्थापना करता है, वो वित्त आयोग की स्थापना। और ये आर्टिकल 280 में दिया गया है। ये भी कैसी शक्ति है उसकी, ये भी उसकी वित्तीय शक्तियां हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कार्यपालिका शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और विधायी शक्तियां, और अब हमने पढ़ ली है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। ठीक है, एक आप लोगों ने बजट के बारे में पढ़ा ही होगा कि बजट वो भी इसी के तहत आता है, बजट वो 112 के अंतर्गत आता है बजट। ठीक है, तो ये हमने होगी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। अब अपने चलते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बाद में, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बाद में राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। एक बार अपने पढ़ लेते हैं कूटनीतिक में क्या आती है। कूटनीतिक में मुख्य रूप से जो उच्चायुक्त और राजदूत युक्त करता है, वो उच्चायुक्त वह राजदूतों की जो नियुक्ति करता है वो किस में आती है, वो इसकी कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत आती है, राजदूतों की नियुक्ति। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, कमेंट करके बताना कि उच्चायुक्त और राजदूत क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या है, ये कमेंट में बताएंगे आप लोग। कूटनीतिक शक्तियां। अब बढ़ते हैं आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों में क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है आर्टिकल 352 के तहत कुछ परिस्थितियां दे रखी है जिसके आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा या घोषणा की जा सकती है। एक दे रखा है आर्टिकल 356 जिसके अंतर्गत यह दिया गया है कि राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकता है राज्य में या भारत के किसी भी क्षेत्र पर। और एक दे रखा है आर्टिकल 360
यानी वित्तीय संकट की दशा में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 352 क्या कह रहा है? आर्टिकल 352 में यह दिया गया है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, अथवा सशस्त्र विद्रोह। क्या दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ऐसा नहीं दिया गया राष्ट्रीय आपातकाल, सीधा दिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। ठीक है, मूल शब्दावली आपातकाल की उद्घोषणा दिया गया है। ठीक है, देखो यहां एक शब्द है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह आर्टिकल के अंदर जो स्थापित किया गया था वो किया गया था संविधान संशोधन जो 1978 के अंतर्गत हुआ था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, यहां पहले मूल शब्द क्या था? मूल शब्द था आंतरिक अशांति। उस आंतरिक अशांति का गलत उपयोग करते हुए इंदिरा सरकार के द्वारा जो लगाया गया था आपातकाल, उसको बाद में क्या कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा बदला गया और वहां मूल शब्द क्या डाल दिया गया? अब डाल दिया गया सशस्त्र विद्रोह। यह भी दिया गया है और साथ ही साथ अगर इनकी संभावना है, अगर राष्ट्रपति को लगता है युद्ध नहीं है लेकिन युद्ध की संभावना है, इन तीनों की संभावना के आधार पर भी आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। और यह दिया गया है संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर। संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए? विफल हो जाए। शब्दावली भी ये दे रखी है, संवैधानिक तंत्र की विफलता। विफलता कैसे हो सकती है? या तो संघ सरकार का कहना मानना बंद कर दे कौन? संघ सरकार का उल्लंघन कर दे कौन? राज्य की सरकार। ठीक है, तब हो सकता है। या किसी दल को बहुमत ना मिले, किसी दल की सरकार ना मिले या किसी दल को बहुमत ना मिले, ऐसा हो सकता है। वहां पर क्या फैल जाए? वहां पे विद्रोह हो जाए या दंगे फैल जाए तो हो सकता है। और क्या हो सकता है? राज्यपाल की सलाह के आधार पे ये लगाया जाता है। ठीक है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो। और ये होता है वित्तीय संकट आने की स्थिति में। देश में वित्तीय संकट आ जाए तो इसको लगाया जा सकता है, और ऐसी स्थिति आज तक नहीं आई है। और इसका तो भर भर के उपयोग हुआ है। सबसे ज्यादा चर्चित और विवादित यही रहा है, लेकिन विवादित सबसे ज्यादा ये रहा है क्योंकि सरकारें क्या करती है? संघ की सरकार ऊपर अलग होती है, राज्य में किसी दूसरे दल की सरकार होती है, तो वो इसका उपयोग करते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है। ये दिया गया। अब अपने इसको एक सारणी के माध्यम से पढ़ते हैं कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में होता क्या है। यहां दे देता हूं मैं कारण। कारण क्या है? कारण है युद्ध, बाह्य आक्रमण, या क्या है? तीसरा कारण है सशस्त्र विद्रोह। इसके आधार पे क्या लग गया? आपातकाल लग गया। यहां क्या दिया गया है? संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र विफल, और यहां दे रखा है वित्तीय संकट। ये हो गया आधार। उसके बाद में संसद द्वारा अनुमोदन कितने समय में? ये 1 माह में, ये 2 माह में, और ये भी 2 माह में। बहुमत कैसा चाहिए? इसको चाहिए विशेष बहुमत।
इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए सामान्य, और यहां भी सामान्य। तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। समय अवधि कितनी हो सकती है, संसद द्वारा कितने माह में, संसद द्वारा अनुमोदन होने पर 6 माह तक यह प्रभावी रह सकता है, 6 माह तक। और अधिकतम प्रत्येक 6 माह अनुमोदन द्वारा अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है। यानी कि प्रत्येक 6 माह बाद अनुमोदन तो करना पड़ेगा, प्रत्येक 6 माह अनुमोदन बाद अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है। ये इसकी कोई समय सीमा नहीं दे रखी। और ये अनुमोदन तो इसका 6 माह बाद होना ही है, अनुमोदन 6 माह बाद। और अधिकतम ये लगाया जा सकता है 3 वर्षों तक, 3 वर्ष तक। और ये 6 माह अनुमोदन, और ये भी अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है। प्रत्येक, लिख देता हूं, प्रत्येक अनुमोदन बाद अनिश्चित काल। ये 3 चीजें दे रखी है, ठीक है। तीनों का तुलनात्मक अध्ययन नेक्स्ट पेज पे। पहले एक बार इसको देख लेते हैं। ये लगाया जाएगा आर्टिकल 352 के तहत, ये लगाया जाएगा आर्टिकल 356 के तहत, और ये लगाया जाएगा आर्टिकल 360 के तहत। बातें हो गई। समयावधि संसद अनुमोदित कर देगी तो 6 माह लगा रहेगा, और 6 माह के बाद में पुनः अनुमोदन करना पड़ेगा। फिर यह अनिश्चित काल तक चलता रहेगा, जैसे जैसे 6 माह की अवधि तक इसको अनुमोदित करते जाएंगे। लेकिन इसको 6 माह के अनुमोदित कर दिया, लेकिन अधिकतम 3 माह तक ही लगाया जा सकता है। और इसको 6 माह के बाद में जैसी ये कंडीशन लागू होती है, उसके ऊपर सेम कंडीशन इसके यहाँ लागू होती है। अब देखो मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मूल अधिकारों पर प्रभाव, जो आर्टिकल 352 है इसके तहत लगा हुआ है, तो आर्टिकल 19 क्या हो जाता है, स्वतः निलंबित हो जाता है। स्वतः निलंबित। और जो बाकी आर्टिकल हैं 20-21 को छोड़कर बाकी अनुच्छेदों पर क्या करता है, राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है। राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उसको निलंबन किया जा सकता है। राष्ट्रपति उद्घोषणा पर निलंबन, ठीक है। और यहां कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 356 के तहत अगर लगा हुआ है तो मूल अधिकार क्या नहीं होंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और 360 में भी क्या नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मूल अधिकार प्रभावी रहेंगे, वो बाधित नहीं है, नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीजें और, राज्य की कार्यपालिका क्या करेगी। राज्य की कार्यपालिका, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। कार्यपालिका व विधायिका, ये हो जाएगी भंग, ये भी हो जाएगी भंग, ये नहीं हो, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा कि उसका 1 वर्ष अतिरिक्त समयावधि हो जाएगी। उसकी समयावधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 352, 356 और 360
लेकिन अब देखो इसके अंतर्गत न्यायिक समीक्षा और रह गया था कि क्या उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है या नहीं। तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, इसको भी न्यायिक समीक्षा के अधीन रखा गया है, इसको भी और इसको भी, यानी तीनों ही मामले अगर 356, 352 या 360 के तहत आपातकाल लगा है तो आप लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं, विधि के अधीन आता है। और संविधान के अंदर ये साफ साफ लिखा है कि इसकी आर्टिकल 13 के तहत क्या हो सकती है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो ये मोटी मोटी चीजें हमने इसके अंतर्गत पढ़ ली है। राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। मेरे अनुसार तो थोड़े बहुत और बचते हैं, वहां से आपके एग्जाम के अंदर मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन पूर्णतः क्लास और क्या रहने वाली है इसके ऊपर और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि कहां तक हमने इसको पढ़ लिया था। और हमारी जो क्लास शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी यहां से कि राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं उसके ऊपर हमने चर्चा की थी, किस प्रकार राज्यसभा में वो सदस्य मनोनीत करता है। देखो लोकसभा में उसको अधिकार दिया गया था, लेकिन इसके बाद में 104वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें जो एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन, ठीक है ना, 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनको उनके जो मनोनीत करने का जो चयन था वो समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में हमने संसद के बारे में पढ़ा था, संसद को किस प्रकार से आहूत किया जाता है, 17वां लोकसभा का विघटन, ये हमने कल की क्लास में वैसे पढ़ लिया था। लेकिन इसके बाद में हमने संदेश भेजने के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण कैसे करता है, बजट सत्र को करता है और उसके बाद में पहले सत्र को करता है। विधायी शक्तियों के बारे में राष्ट्रपति ये पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था उसके द्वारा जो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, जो बाकी सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है, उसकी नियुक्ति। उसके बाद में आर्टिकल 108 के तहत वो ज्वाइंट सीटिंग बुलाता है, उसके तहत शब्दावली इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ शब्दावली क्या दे रखी है, ज्वाइंट सीटिंग, लेकिन पीछे वाले के अंदर आप लोगों को मैंने शब्दावली इंपॉर्टेंट बताई थी, यहाँ दे रखा है संवेद, तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। ये क्लास हो गई थी। उसके बाद में हमारी जो संसद के द्वारा जो भेजे गए विधेयक है, जो बिल भेजे जाते हैं, उसके ऊपर जो सहमति देता है उसके बारे में चर्चा की थी। 3 तरह की वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, एक एब्सोल्यूट, एक होती है सस्पेंसिव, एक होती है पॉकेट। उसके बाद में हमने इनके ऊपर तीनों के ऊपर डिटेल से चर्चा की थी। उसके बाद में हमारी न्यायिक शक्तियों के ऊपर क्लास थी, यानी कि आगे हमारा टॉपिक था। और ये संघ सूची के विषयों के अधीन आते हैं, ऐसे विषयों पर वो समाधान कर सकता है। उसके पास में 5 विकल्प होते हैं, इनके आप लोग इंग्लिश वर्ड और ये याद करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। गृह मंत्रालय के अधीन रहता है ये मामला। उसके बाद में हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगता है, जो सलाह मांगता है आर्टिकल 143 के तहत, वो पहले वाले में सलाह देने के लिए बाध्यकारी नहीं है और राष्ट्रपति मानने के लिए भी बाध्यकारी नहीं है। लेकिन ऐसा कोई विषय या संधि जो 26 जनवरी 1950 के पहले का है उस पर वो सलाह मांगेगा तो कोर्ट उसको सलाह देने के लिए बाध्यकारी है, लेकिन राष्ट्रपति सलाह मानने को बाध्य नहीं है। उसके बाद में हमने राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां पढ़ी थी कि धन विधेयक और वित्त विधेयक जो बजट माना जाता है आर्टिकल 112 के तहत, उसके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद में हमने सीएजी की रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था कि जो सीएजी रिपोर्ट देता है उसको वो सदन के सामने रखता है या संसद के समक्ष रखता है, कौन, राष्ट्रपति। और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में वो वित्त आयोग की स्थापना करता है आर्टिकल 280 के तहत। उसके बाद में हमने उसकी कूटनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ा था, एक उच्चायुक्त होते हैं और एक राजदूत होते हैं। कॉमनवेल्थ से रिलेटेड है क्वेश्चन, ये आपको मैंने छोड़ा है, आप पे भी आप इसका आंसर बताएंगे। आपातकालीन शक्तियों में 352, 356 और 360 की चर्चा हमने की थी। मूलतः राष्ट्रपति है वो लगभग 5-7 घंटे यानी कि 10 घंटों में कंप्लीट होता है, लेकिन मैंने आपको पूर्णतः सरल शब्दावली में और सरल तरीके से इसको 3 क्लासों में पूरा करवाया है। उम्मीद है कि आप लोग इस क्लासों से जुड़े रहेंगे। अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहने वाली है वो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं उनकी शब्दावली को किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको लेके उपस्थित होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपने जोश और होश को बनाए रखें, चैनल के साथ में जुड़े रहें। आप इसी प्रकार चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, उसमें आप कोताही बरत रहे हैं तो आप ऐसा न करें। अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोगों को शब्बा खैर, धन्यवाद, जय श्री राम।